स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल सर जी के 10 जून के करंट अफेयर सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया गया है। और आज के जो वीडियो है उसका जो पीडीएफ लिंक है आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी होती है, कारण यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में समझाया जाता है। तो पेशेंस रखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप साइन अ लैंडमार्क डील ऑन टैक्सिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। हाल ही में निम्नलिखित में से किस समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आइए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन नंबर ए है आसियान, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है G7 और ऑप्शन नंबर डी है G20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी G7। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले G7 का जो है फुल फॉर्म समझते हैं। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 का समूह। दोस्तों इसमें जो है 7 कंट्रीज जो हैं हर साल एक अपना सबमिट करते हैं, सम्मेलन करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 7 का समूह G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से युक्त समृद्ध लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक क्लब है। सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों के साथ साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आइए जान लेते हैं G7 का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1973 को, 1973 को। और इसका जो पहला सबमिट हुआ था G7 का वो हुआ था 15 से 17 नवंबर के बीच 1975 में, 1975 में, और हुआ था वो फ्रांस में। पहला जो G7 का सबमिट हुआ था वो हुआ था नवंबर 75 के में फ्रांस में। और अभी जो 2021 में जो सबमिट होगा वो 11 से 21 जून के बीच हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में। और ये जो है 47वें नंबर का सबमिट है, 47वां सबमिट 11 से 21 जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। और आने वाला जो सबमिट है 48वां सबमिट वो 2022 में होगा जर्मनी में। डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, बस 2022 में होगा। कहाँ होगा? जर्मनी में। आपको याद रखना है पहला कब हुआ था, अभी वर्तमान में कहाँ हो रहा है, और आने वाला जो सबमिट है वो कहाँ होगा। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे और भी डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों ये जो अभी क्वेश्चन था हम लोगों का कि ग्रुप ऑफ 7 ने अभी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है उन सबों पर कर लगाने की ये घोषणा की है। तो आइए उसके बारे में कुछ डिटेल से ये समझ लेते हैं। कराधान की पुरानी प्रणाली में प्रमुख डिजिटल कंपनियां कई देशों में पैसा कमा रही थी और केवल अपने देश में करों का भुगतान कर रही थी। इस प्रकार यह प्रस्ताव बनाया गया था जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और फेसबुक, अमेजन और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों पर उन देशों को कर का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। ओके, जहां उनकी भौतिक उपस्थिति के बावजूद उनके सामान या सेवाएं बेची जाती। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, डील के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% हो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मिनिमम जो होगा वो 15% होगा। तो चलिए यहां तक क्लियर है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली इलेक्टेड
एज अ मेंबर ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर हाउ लॉन्ग? भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में कितने समय के लिए चुना गया है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 इयर्स, ऑप्शन बी है 4 इयर्स, ऑप्शन सी है 2 इयर्स, ऑप्शन डी है 1 ईयर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 3 इयर्स। भारत को 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है 2022 से लेके 2024 तक के लिए। ओके, 3 ईयर 2022 से लेके 2024 तक के लिए भारत को भी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आइए जान लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यूएनईएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएनईएससी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो नीचे तस्वीर है ये यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सभा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आइए समझते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जून 1945 को। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जून 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दो जगह है दोस्तों, एक है न्यूयॉर्क और एक है जिनेवा। एक है न्यूयॉर्क और दूसरा है जिनेवा। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है ओह जून। ओह जून, यहाँ तक क्लियर है। आइए समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो संगठन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से संबंध में इसके आधिकारिक क्षेत्र में 15 विशेष एजेंसियां, 8 कार्यात्मक आयोग और 5 क्षेत्रीय आयोग हैं। ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो भारत को 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए समझते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022 से 24 की 3 साल की अवधि के लिए चुना गया। कब से कब तक? 22 से 24 के लिए 3 साल। ओके, उसके बाद है भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में 7 जून 2021 को यूएनजीए द्वारा 54 सदस्यीय इकोसॉक के लिए चुना गया था। मतलब भारत का जो सिलेक्शन हुआ था इकोसॉक में, यूएन इकोसॉक में, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, वो सिलेक्शन हुआ था 7 जून 2021 को। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को भी 7 जून 2021 को यूएन जीए इको काउंसिल में चुना गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाटाबेस दैट इंटरपोल हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू डीएनए? उस डाटाबेस का नाम क्या है जिसे इंटरपोल ने हाल ही में डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए लॉन्च किया है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए योर फैमिलिया, बी आई फैमिलिया, सी फैमिलिया टुगेदर और डी फैमिलिया सर्च। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आई फैमिलिया। यहाँ पे दो टर्म, एक टर्म आया है इंटरपोल और एक जो ये डाटाबेस है आई फैमिलिया, दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों प्रश्न में सबसे पहले एक टर्म आया था इंटरपोल। तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं।
और इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था सितंबर 1923 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में, फ्रांस के लियोन में। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग यांग, किम जोंग यांग। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वर्तमान में वो है जुर्गेन स्टोक, जुर्गेन स्टोक। यहाँ तक क्लियर है। आइए समझते हैं इंटरपोल का काम क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरपोल, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसके मुख्यालय दुनिया भर में इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। ओके, इंटरपोल क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एक पुलिस संगठन है। यहां तक क्लियर है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन का और आगे का डिटेल्स। तो आई फैमिलिया जो डाटाबेस लाया था उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। Interpol has launched a new global database named iFamilia to identify missing persons through family DNA and help the police solve cold cases in the member countries. इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू क्रिएट ऑक्सी वन इन वन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने एक जिले में ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? यहाँ वन होगा, ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की। तो आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों प्रश्न में एक राज्य का नाम आया था हरियाणा। तो यहाँ जो आप अभी वर्ल्ड में सॉरी इंडिया का जो मैप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का एरिया है ये हरियाणा पड़ता है, हरियाणा राज्य। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था हरियाणा का वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का जो स्थापना दिवस है वो है 1 नवंबर 1966 को। और इसका जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों का कैपिटल है, एक तो आपका है पंजाब का और दूसरा है हरियाणा का। ओके क्लियर है। और अभी हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22, जिलों की कुल संख्या है 22 और विधानसभा की संख्या है 90, टोटल लेजिस्लेचर 90 और राज्यसभा सीट जो है वो है 5 और टोटल लोकसभा सीट है 10। यहां तक क्लियर है। यहां जो आप अभी लेफ्ट साइड में जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये है वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ओके, और जो राइट साइड में जो आप अभी ये तस्वीर देख पा रहे हैं ये है हरियाणा के वर्तमान गवर्नर, वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे के डिटेल्स में। तो अभी हरियाणा सरकार जो एक इनिशिएटिव लाई है ऑक्सी वन, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए जान लेते हैं। करनाल जिले में कहां पे बनना है? करनाल जिला, हरियाणा का एक जिला है करनाल, वहां पे 80 एकड़ ऑक्सी वन एक जंगल बनाने की घोषणा की है। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। ऑक्सी वन में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। आइए यहाँ कुछ डिटेल्स और दिए हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता नाम पर 2500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन हर साल
वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के दर्ज पर बढ़ाई जाएगी। दूसरा है हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। इस पहल के तहत हरियाणा के गांव में पंचवटी के नाम से वृक्षारोपण किया जाएगा। यह पेड़ों से प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। पहल के तहत खाली जमीन पर एग्रो फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की आय में वृद्धि करेगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं थर्ड में, करनाल में ऑक्सीवन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा था, मुगल नहर करनाल में वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। इसे 80 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है पंचकुला में ऑक्सीवन। यह पंचकुला के निवासियों को ताजा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक मां के हरे फेफड़े बनाने के लिए एक 100 एकड़ के क्षेत्र में बीर घग्गर में स्थापित किया जाएगा। इस पहल के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेयर इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर विल सेटअप। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री समूह स्थापित होगा। आइए हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री समूह स्थापित किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। फ्रेंड्स, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। ये जो सेशन है आज का करंट अफेयर का, और मेरा जितना भी सेशन होता है, कंपेयर किया जाए औरों के करंट अफेयर से, तो ये थोड़ा मेरा सेशन जो है वो लंबा होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझाया जाता है। आप पेशेंस बना के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में एक स्टेट का नाम आया था गुजरात। जैसा कि आप यहाँ इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का जोन है, ये जो रेड कलर का एरिया है, ये है गुजरात। अब गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, और इसका जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात में जिलों की कुल संख्या है डिस्ट्रिक्ट 33, और टोटल विधानसभा सीट जो है वो है 182। टोटल लेजिस्लेचर जो है वो है 182, और राज्यसभा सीट जो है वो है 11, और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। और यहाँ नीचे जो आप लेफ्ट साइड में जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है वर्तमान में गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। और यहाँ जो आप राइट साइड में ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है गुजरात के वर्तमान गवर्नर, वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए समझते हैं आगे की और डिटेल्स। ये जो अभी इंटरनेशनल ओशियन सर्विस क्लस्टर जो लाया गया था, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आइए समझते हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, GMB, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। दोस्तों, यहाँ एक टर्म आया गिफ्ट सिटी। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये जो गिफ्ट सिटी है इसके बारे में जो भी कुछ आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे जो है, गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए समझते हैं और भी डिटेल्स में क्लस्टर के बारे में। यह भारत में अपनी तरह का पहला वाणिज्यिक समुद्री सेवा समूह होगा, जिसकी अवधारणा समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और संपूर्ण समुद्री बिरादरी के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए की गई। क्लस्टर नियामकों, सरकारी एजेंसियों, समुद्री शिपिंग उद्योग संघों और व्यवसायों, मध्यवर्ती सेवा
प्रदाताओं जैसे शिपिंग विद, समुद्री बीमा, समुद्री मध्यस्थ, समुद्री कानून फर्मों और समर्थन सेवाएं प्रदाताओं जैसे समुद्री शिक्षा संस्थानों के रूप में समुद्री उद्योग की खिलाड़ियों की मेजबानी करना चाहता है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज इन द फर्स्ट पोजीशन इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर है? आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है पुदुचेरी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आइए एक स्टेट का नाम आया है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों ये जो आप अभी यहाँ भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं, इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ जो ये रेड कलर का जो जोन है ये है मध्य प्रदेश, एमपी। और इसका जो स्थापना हुआ था, फॉर्मेशन मध्य प्रदेश का, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। और इसमें जिलों की कुल संख्या जो है वो है 52। और यहाँ लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा सीट जो है वो है 230। और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11। और टोटल लोकसभा सीट जो है वो है 29। यहाँ तक क्लियर है? आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे जो आप राइट साइड में बॉटम में जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ जो लेफ्ट साइड में ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे चैनल पे रीजनिंग की भी वीडियोस मिल जाती है। जो भी व्यूअर्स रीजनिंग की टॉपिक की वीडियोस देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। रीजनिंग की भी वीडियोस जो है बहुत ही डिटेल्स में रहती है और बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक रहती है। आप वीडियोस को देख के रीजनिंग के टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, Who among the following has assumed charge as DG of Naval Operation? निम्नलिखित में से किसने नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजेश पेंधारकर, ऑप्शन बी रवनीत सिंह, ऑप्शन सी जी अशोक कुमार, ऑप्शन डी करमबीर सिंह। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजेश पंधारकर। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप ये स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये है वाइस एडमिरल राजेश पंधारकर। इन्हें ही अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, Who among the following has been appointed as the new Commissioner of Election Commission? निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुशील चंद्रा, सॉरी यहाँ एस लिखा है, यहाँ होगा सी। ऑप्शन बी है राजीव पांडे, ऑप्शन सी है अनूप चंद्र पांडे और ऑप्शन डी है एचएल दत्तू। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनूप चंद्र पांडे।
आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी प्रश्न में इलेक्शन कमीशन का नाम आया था, तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का लोगो है। और आइए डिटेल्स में समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वर्तमान में वो हैं सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो है, एक है राजीव कुमार, और अभी एक नए जो नियुक्त हुए हैं वो हुए अनूप चंद्र पांडे। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। The Election Commission of India is a permanent and independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country. भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेक्रेटरी जनरल दैट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड एज द चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर द अनदर 5-year टर्म्स। ओके, महासचिव का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में सिफारिश की है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेविड मालपास, ऑप्शन बी है क्यू डोंग्यू, ऑप्शन सी है ऑड्रे ऑजले, और ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटरेस। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो गुटरेस। आइए इस प्रश्न का डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक का नाम आ चुका है दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में भी 2 से 3 बार 2 जून से 10 जून के बीच में वर्ल्ड बैंक का नाम आ चुका है। इसी तरह चीजें बार बार रिपीट होंगी। आप वीडियो को में अंत तक बने रहिए और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। ओके, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और इसके जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत। और अभी मेंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं आईबीआरडी में 189 और आईडीए में 173। वर्ल्ड बैंक की 2 शाखाएं हैं दोस्तों, आईबीआरडी और आईडीए। दोनों में मेंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं आईबीआरडी में है 189 और आईडीए में है 173। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं वर्ल्ड बैंक काम क्या करती है। The World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to the governments of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड इन बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021? बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021। निम्नलिखित में से किसने बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आइए हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हैरी एस्कॉट, ऑप्शन बी है पोल मॉस्कल, ऑप्शन बी सी है चार्ली एडम, ऑप्शन डी है ब्रेन हॉप्स। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉल मॉस्कल। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो प्रश्न में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स का नाम आया, तो सबसे पहले बाफ्टा टीवी अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार या बाफ्टा फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ
फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा, द्वारा फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान करने के लिए आयोजित एक वार्षिक पुरस्कार शो में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये एक वार्षिक पुरस्कार शो है। ओके, आइए हर एक कैटेगरी को डिटेल्स में समझते हैं। लीडिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है माइकेला कोयल को, आई मे डिस्ट्रॉय यू फिल्म के लिए, आई मे डिस्ट्रॉय यू। और लीडिंग एक्टर का, जैसा कि अभी क्वेश्चन में था, पॉल मैस्कल को, नॉर्मल पीपल के लिए, फिल्म का नाम है नॉर्मल पीपल। और ड्रामा सीरीज, बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सेव मी 2 सीरीज को। और बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए दो एक्टर हैं, एक है चार्ली कूपर और एक है एमी लू वुड। ये दोनों को बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो है वो है इनसाइड नंबर 1। ओके, और ओरिजिनल म्यूजिक का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हैरी एस्कॉट को रॉडकिल के लिए। ओके, क्लियर है। एक खेल में भी ये पुरस्कार दिया गया है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट के खेल को स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसेंट प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बाय डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल फॉर द फिजिकल ईयर 2022। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 8.5%, ऑप्शन सी है 7.3% और ऑप्शन डी है 11%। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 9.5%। क्लियर है। और ये जो 7.3% है ये फिजिकल ईयर 21 के लिए है। फिजिकल ईयर 2021 के लिए जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है क्रिसिल के द्वारा वो है 7.3%। यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडिजिनियसली बिल्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर विच इंडियन नेवी इंडक्टेड रिसेंटली। स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो हमारे ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए है ALH MK3, ऑप्शन बी है MG60H, ऑप्शन सी है मार्क AH2 और ऑप्शन नंबर डी है MUG MK2। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ALH MK3, जो कि स्वदेश निर्मित है और इसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 9th जून एवरी ईयर। विश्व प्रत्यायन दिवस का विषय क्या है जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन बी है सेकंड सेव लाइव्स वॉश योर हैंड और ऑप्शन नंबर डी है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, और ये जो डे है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, ये कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 जून। यहां तक क्लियर है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये जो बाकी के जो 3 थीम दिए हुए हैं ये किस किस डे का थीम है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है,
तो चलिए क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, नेम द सेलिब्रिटी एक्ट्रेस who topped the Times 50 most desirable women 2020। उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप किया है। ओके, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिशा पटानी, ऑप्शन बी है कियारा आडवाणी, ऑप्शन सी है रिया चक्रवर्ती और ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिया चक्रवर्ती। आइए डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये तस्वीर देख पा रहे हैं, यही एक्ट्रेस हैं रिया चक्रवर्ती। यही अभी टाइम्स मोस्ट 50 डिजायरेबल वुमेन 2020 के लिस्ट में टॉप पर हैं और सभी कोई जानते होंगे इन्हें। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 लिस्ट में रिया चक्रवर्ती ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले साल अधिकांश समय चर्चा में रही थी। क्लियर है फ्रेंड्स? आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे 11 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।